चलिए ये होगी बात वर्लपूल की, लेकिन अब जरा बात करते हैं थोड़ी लॉन्ग टर्म की। और बिग मार्केट वॉइसेस में अब हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जी जुड़ गए हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी वॉलेटाइल रही है मार्केट। मैं एक्चुअली मंडे को मेरी ट्यूसडे को एक्चुअली मेरी समीर जी से भी बात हुई थी, और थोड़े से खैर ऑब्वियसली मार्केट में पार्टिसिपेंट्स थोड़े से नर्वस जरूर हैं, लेकिन अभी भी पॉजिटिव हैं। आपका क्या व्यू है? जी अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड आपके दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अनुज जी, ऐसा है कि हम तो पहले से ही कॉल आउट कर रहे हैं कि एक मार्केट एक बैंड में रहेगा, क्योंकि इंडिया को, और एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया अंडर परफॉर्म किया काफी ये साल ईयर टू डेट तक। और वो इसीलिए है कि एक तो चाइना खुल गया तो पैसा यहाँ से निकल के चाइना जा रहा था, और दूसरा फ्रैंकली आई मीन इंडिया में इतना कुछ दिखा भी नहीं चहल पहल। तो इसलिए जबकि 22 में इंडिया सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया था वर्ल्ड मार्केट्स को, तो अभी ये जो अंडर परफॉर्मेंस है वो हमें लग रहा है कि करेक्ट हो जाएगी। हमें लगता है कि यहाँ से अभी इंडिया आउट परफॉर्म करना चालू करेगा, बट दैट डजंट मीन कि इंडिया ऊपर जाएगा, क्योंकि आउट परफॉर्म का मतलब ये है कि जो कितना ग्लोबल मार्केट है उससे ज्यादा हम बेटर करेंगे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि दुनिया को अभी एक एक लेवल पे स्टेबलाइज होना पड़ेगा बिफोर इंडिया स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग। तो हमें तो ये लग रहा है कि आज की तारीख में अगला कपल ऑफ क्वार्टर्स ऐसे लगता है कि इंडिया शायद एक बैंड में घूमता रहेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, पर ओवरऑल पैनिक की लगता है ऐसा कोई बात नहीं है, ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, तो वैसा है। एंड द होल थीसिस एक्चुअली हमारा जो है वो कम्स फ्रॉम के यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो इतनी आसानी से टेम नहीं हो सकता। वो लगता है हमें कि हमें पहले ऐसे लग रहा था कि प्रॉब्ली मार्च और जून क्वार्टर में थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा और फिर बाद में कट चालू हो जाएगा यूएस के इंटरेस्ट रेट्स में। वो हमें नहीं लग रहा है होने वाला है। हमें तो उल्टा लगता है कि यहाँ से उल्टा जो अभी की तारीख में जो लोग 5.5 लगा रहे हैं एज द पीक रेट फॉर यूएस फेड, वो हमें लग रहा है कि 6 के आसपास जाके शायद रुके, और वैसा है तो फिर आप जानते ही हैं कि इट्स गोना बी अ टफ कॉल। ओके, तो इस समय मार्केट में कॉल क्या है दिनशो जी? क्योंकि मैं एक चीज़ नोट कर रहा था, और अक्टूबर 2021 से लेके अब तक निफ्टी ने 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 8.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया, और निफ्टी जूनियर ने तो 16% का नेगेटिव रिटर्न दिया। और इस पीरियड में इंटरेस्ट रेट्स लगातार ऊपर गए। तो एक रिटेल और एचएनआई के पास एक बहुत बेटर ऑप्शन है इस समय फिक्स्ड इनकम का। तो क्या इक्विटीज़ में, मतलब ऐसा क्या ट्रिगर चाहिए जिससे कि अब वापस लोग इक्विटीज़ की तरफ आएँ, क्योंकि पैसा मूव कर रहा है इक्विटीज़ से फिक्स्ड इनकम की तरफ? जी हाँ जी, एक्चुअली आपने बराबर बोला, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स मूव अप हो ही जा रहे हैं तो ऑब्वियसली, और हमें तो ऐसा लगता है कि और भी मूव अप होने चाहिए, होने वाले होंगे, क्योंकि अगर जो यूएस अगर जो बढ़ाने वाला है इतना, मतलब ये टॉकिंग अबाउट 125 बिप्स फर्दर हाइक इन यूएस रेट्स, तो ऑब्वियसली इंडिया हैज टू कोप अप विद दैट, तो उसके चलते ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ये सब जो है ना अनुज जी, ये शॉर्ट टर्म मूव होते हैं। आई डोंट थिंक लॉन्गर टर्म में इक्विटी कभी आपको डिसअपॉइंट करेगी विज़ावी अदर्स। ठीक है, अभी इन्फ्लेशन रेट हाई है इसलिए इंटरेस्ट रेट भी हाई है, लेकिन आगे चल के एक लेवल पे स्टेबलाइज हो जाएंगे। और दूसरा जो हम जो बोल रहे हैं कि इंडियन इक्विटी पर से, वो तो बहुत ही एक्साइटिंग रहेगी चल के, क्योंकि हमें जैसे हमने पहले भी आपके चैनल पे बोला हुआ है कि जो जीडीपी ग्रोथ इंडिया लॉग इन करने वाला है अगले 4-5 साल में, वो शायद ही आपको दुनिया में कहीं दिखे इक्वल, इतनी बड़ी साइज की जो जीडीपी है मूव करे ऐसे लेवल पे। तो इसके चलते हमें लगता है कि इक्विटी डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगी ओवर अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म, बट शॉर्ट टर्म एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि अभी प्रॉब्लम है कि रेट हाइक हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा मूवमेंट तो होगा ही डेट में। पर आई थिंक यही टाइम होता है बाजार में जब आप एक बैंड में बाजार को देखते हैं कि जब आप अपना स्टॉक चूज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, पीसफुली काम कर सके उसके ऊपर, और पिक कर सके वो स्टॉक को, और ऐड करते रहे एज एंड व्हेन यू सी द करेक्शन। और हमें तो एक्चुअली हमारा तजुर्बा ऐसा ही है कि हम स्टॉक पिकर ही रहे पूरी जिंदगी, समीर और मैं, तो इसलिए हमें तो लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया मौका है हमारे लिए कि हमारे पोर्टफोलियो को बिल्डअप करने के लिए। जी हाँ, तो दिनशो सर इसलिए तो आपको बुलाया है, आपके तजुर्बे का इस्तेमाल करना है हमको। अब देखिए, ये बात जो थी अनुज की प्रश्न तो बिल्कुल सही था कि भाई अगर मेरे पे पैसा है तो अभी तो मेरे को 7-8% वहाँ मिल रहा है, वहाँ क्यों ना जाऊँ। खैर चलिए, आपने इसका जवाब दिया। ठीक है, अगर बहुत शॉर्ट टर्म पैसा है तो यू कैन मूव टुवर्ड्स दैट, बट जब कंपाउंडिंग की बात आती है 3-4-5 वर्षों की बात, तो उसमें आप इक्विटी में पैसा निकाल के ले जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। आपने ये भी कहा कि रेंज बाउंड बाजार है, बट स्टिल
दिस टाइम इज क्रिटिकल फॉर एक्यूमुलेशन, ये एक एक्यूमुलेशन का वर्ष हो सकता है। क्या खरीदना चाहिए सर, तर्क संगत क्या है इस वक्त, लॉजिकली क्या चीज करें अब हम? जी वीरू जी, देखिए हम तो कॉन्स्टेंटली ढूंढते रहते हैं। जैसे अनुज जी ने शुरुआत ही की थी कि बोलते हुए कि कैसे मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा करेक्ट हुए हैं एज कंपेयर टू द लार्ज कैप इन दिस टाइम पीरियड। जो पूरा बाजार का जो करेक्शन आया 5-1% जो अक्टूबर एंड से जो आया है, तो हमें तो ये लगता है कि यही मौका है कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में आइडेंटिफिकेशन चालू कीजिए और यहाँ से प्ले करना चालू कीजिए ये सेक्टर्स को, ये दो सॉरी मार्केट कैप्स को। एंड दैट्स व्हाई हमारे पोर्टफोलियो हम तो उल्टा यहीं पे ढूंढते रहते हैं स्टॉक्स की कहीं कुछ अच्छा मिले जो हम ऐड करते रहे, और इसलिए हमारा जो वेट है इन दोनों सेगमेंट में काफी बढ़ गया है एज कम्पेयर टू व्हाट वाज अर्लियर। तो हमें और अगर सेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल एक सेक्टर है जहां आप देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। वहां पे हमें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो वैसे कुछ मिलेगा नहीं आपको मिड कैप स्मॉल कैप में, पर वो एक सेक्टर है जहाँ पे ज्यादा हमारा वेट है। पर दूसरा जो एनबीएफसी है वहां पे भी हमारा वेट है। और तीसरा जो कंज्यूमर सेक्टर है जो हमें बहुत पसंद है, और इनफैक्ट एडिशन हमने चालू किया है ऑन द कैपिटल गुड्स ऑल्सो सेगमेंट, वहां पे हमें काफी मिड कैप स्मॉल कैप नेम्स दिखने को मिल रहे हैं, तो हम स्टडी कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। और कंज्यूमर सेगमेंट में तो ऑब्वियसली हमें लग ही रहा है कि यहाँ से अच्छा ग्रोथ दिख सकता है गोइंग फॉरवर्ड, सो उसमें कर रहे हैं। जब बहरहाल आज की तारीख में अगर आप पूछें किसी कंज्यूमर कंपनी का तो स्लो डाउन की बात करते हैं, लेकिन स्लो डाउन ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। आई मीन कैश पड़ा हुआ है, मतलब आप देखिए अपने सिस्टम में इनफ डिपॉजिट्स पड़े हैं, इनफ कैश इन द सिस्टम है, तो इसलिए इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर कंफर्ट लेवल आए तो फिर देन कंजम्पशन स्टार्ट्स अगेन। सो आई थिंक दैट आल्सो इज अ मैटर ऑफ टाइम। ओके सर, अच्छा जो लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स थी, आई मीन उसमें आप बैंकों को देखें और स्पेशली सरकारी बैंकों को देखें, एनआईएम्स बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन उन स्ट्रांग एनआईएम्स के साथ ये फीलिंग भी आ गई कि ये बेस्ट है, इससे ऊपर नहीं। अब सर ये देखिए ना, जिस तरीके से डिपॉजिट रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, आई मीन नो डाउट अबाउट दैट कि वो एनआईएम्स पे एक डेंट डालेंगे, और स्पेशली उन बैंक्स का जिनका कासा बहुत स्ट्रांग नहीं है। दूसरी बात हो गई अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स पे क्रैश आया, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा बैंक्स पे, पीएसयू बैंक्स पे भी। एक लॉजिकल सेंस क्या कहती है इस डेप को आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए? जी एक्चुअली ये आपने जो बोला कि ऐसा निम्स जो बढ़ गए हैं, एक्सपैंड हो गए हैं, वो शायद एक पीक हो गया और हम एग्री भी करते हैं, क्योंकि आप जैसे राइटली पॉइंट आउट किए कि डिपॉजिट रेट्स तो बढ़ ही रहे हैं, तो आपके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है बैंक के लिए वो बढ़ने वाली है। पर आगे चल के अगर जो आप ग्रोथ की बात करें, अगर जो आप जीडीपी ग्रोथ बोले रियल टर्म जीडीपी की ग्रोथ बात करें 11-12% जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रियल टर्म सॉरी नॉमिनल टर्म्स में, तो वहां पे आपका जो डिपॉजिट ग्रोथ होगा दैट हैज टू बी 1.5x। तो आज की तारीख में वो तो है ही नहीं। तो अगर जो डिमांड पिकअप होता है तो हमें नहीं लगता कि निम्स मे बी दे कंप्रेस टू एन एक्सटेंट, बट उसके बियॉन्ड डिमांड पिकअप होगा और उसके चलते आपको वॉल्यूम्स दिखेंगे यहाँ पे जो आज की तारीख में नहीं है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब आएंगे तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी हेल्दी ग्रोथ हमारे बैंक्सों के लिए। तो वो हमें लग रहा है कि दैट इज हाउ वन शुड बी प्लेइंग आउट। ठीक है, शॉर्ट टर्म में शायद आपको दिख जाए, और वही थोड़ा प्ले आउट हुआ था वैल्यूएशंस पे, क्योंकि ये जो रिजल्ट आए थे वो तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट थे, कोई कंप्लेन वाली बात नहीं थी यहाँ पे। पर एक्सपेक्टेशन ये था कि अभी निम्स पीक आउट हो रहे हैं, इसलिए आगे चल के प्रॉब्लम का, लेकिन हमें लग रहा है कि डिमांड ग्रोथ की वजह से ये पीक आउट जो निम्स हो गए हैं वो शायद आपको बॉटम लाइन में ज्यादा ग्रोथ दिखेगी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट निम एक्सपेंशन। ओके अच्छा दिनशो जी, एक ये बात मैंने समीर से भी की थी, लेकिन आपसे भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक आपने एक बेट ली थी न्यू एज प्लेटफॉर्म कंपनियों के ऊपर, और सिर्फ इसलिए ली थी कि इतने गिर गए थे और इस लेवल पर अब वो जो फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कि एक बेट लगाई जा सकती है। वो पोर्टफोलियो ने अच्छा किया होगा आपके लिए, लेकिन क्या ये एक ट्रेडिंग बेट थी जो आपको लग रहा है कि अब ठीक ठाक चल रही है तो उसको मॉनिटर करते रहेंगे, या इन्वेस्टमेंट बेट है अब वो? नहीं जी, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बेट है, ये ट्रेडिंग बेट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमें यही लगा था अनुज जी कि एक भाव में देखिए इंडिया, अगर आप फ्यूचर देखें, जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की, वो तो ये सब बहुत ही इनमें से बिल्कुल ही इन्वॉल्व है एक्चुअली। तो इसलिए हमें लगा था कि जो बेस जो यंग पॉपुलेशन का बढ़ रहा है,
और ये जो प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं जो प्रोवाइड करती है कन्वीनियंस एंड दे कैन चार्ज फॉर द कन्वीनियंस, और ये बेस बढ़ता ही रहेगा उल्टा, जो यूजर्स का होगा बेस, तो उसके चलते हमें लगा था कि ये कंपनी अच्छी है लेकिन एक भाव पे अच्छी थी, इसलिए हमें ये वी वेटेड फॉर द राइट प्राइस। जो एक्चुअली आप जैसे देखा, हमने आपको बताया था कि जब 1/4 फ्रॉम लिस्टिंग हो गया अपना दोनों स्टॉक, एक्चुअली जो प्लेटफॉर्म कंपनी हमने ली थी दो मेजर, तो वो तभी जाके हमने स्टार्ट एवेल्युएटिंग इट एंड लुकिंग एट इट। तो हमें लग रहा है कि लॉन्गर टर्म यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आने वाला है एंड वन शुड रिमेन इन्वेस्टेड। इनफैक्ट हमारे जो नए पैसे आते हैं, हम रेगुलरली यहाँ पे अपना वेट मेंटेन करते हैं, तो थोड़ा इंक्रीज ही किया है यहाँ पे एक आध काउंटर में एक्चुअली, तो इसके लिए हमें तो बहुत ही कंफर्ट है यहाँ पे। ओके अच्छा सर, एक और स्पेस जो कि थोड़ा जूझ रहा है लेकिन हिस्टोरिकली एक प्रूवन सेगमेंट है, शानदार रिटर्न, शानदार अगर आप देखें रिटर्न्स और कंपाउंडेड रिटर्न्स, तो सुभान अल्लाह। मैं इन क्लास ऑफ स्टॉक्स को डिफाइन करता हूँ, मैंने एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, बर्जर, टाइटन, पैसा हमेशा बना के दिया है, लेकिन स्पेशली आई मीन पिडिलाइट और एशियन पेंट्स पे फोकस करते हुए रिस्पेक्टिव ऑफ आई थिंक क्रूड प्राइसेस, आई मीन क्रूड प्राइसेस 140 गया, 130 आया, 120 आया, 100 आया, आज 81 पे खड़ा है, लेकिन बाजार एडवांटेज अभी भी नहीं दे रहा है इनको। सर आप इस प्राइस पर इन स्टॉक्स में क्या करना चाहेंगे? क्या आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है प्राइस? वीरू जी, आपको पता है हम एक लॉन्ग शॉर्ट फंड रन करते हैं, तो वहां पे तो हमारे ये जो आपने नाम लिए पेंट्स वाले, वो तो हमारे शॉर्ट ही है वहां पे, और उल्टा ऐड ही करते हैं हम उस नाम को जब भी हमें कंफर्ट नहीं लगता मार्केट में। क्योंकि एक चीज है, जैसे आपने बोला कि ठीक है रॉ मटेरियल में प्रेशर ऑफ हो गया है, लेकिन आप डिमांड साइड देखिए और दूसरा वैल्यूएशन देखिए, दोनों साइड दे डोंट मैच एट ऑल। तो आप अगर जो हिस्टोरिकली आप देखें, अगर जो ये दोनों सेक्टर का, अभी ये दोनों स्टॉक जो आपने नाम लिए पेंट सेक्टर में, बॉटम लाइन ग्रोथ इतनी एक्साइटिंग नहीं रही है एज कम्पेयर टू प्राइसिंग ग्रोथ। मतलब ऑलमोस्ट जो बॉटम लाइन ग्रोथ थी उनकी, जो पैड ग्रोथ थी, वो ऑलमोस्ट हाफ थी ऑफ हाउ द प्राइसेस हैव रिजन अप। तो इसके चलते वैल्यूएशन जो इतने स्ट्रेच हो गए हैं, वो हमें लग रहा है कि अभी भी बहुत टाइम है उनके पास वो वैल्यूएशन को करेक्ट करके वापस नीचे आने का। अगर जो नहीं भी हो तो प्रॉब्ली टाइम करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे स्टॉक शायद चलेगा ही नहीं और प्रॉब्ली अर्निंग ग्रोथ स्लोली चलती रहेगी और वो बिल्ड इन हो जाएगा शायद वैल्यूएशन के लेवल पे। तो इसलिए हमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं है ये सब स्टॉकों में जो आपने नाम लिए, और वी कंटिन्यू टू मेंटेन आवर व्यू कि दूरी रहे तो अच्छा रहे, बिकॉज ग्रोथ रेट एक्साइटिंग नहीं है और वैल्यूएशन बड़े स्ट्रेच्ड है। ओके चलिए दिनशॉ जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हैव अ गुड वीकेंड। आपको भी अरुण जी, थैंक यू।